हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्विन बोस में। आज मैं हाजिर हूँ फिर से इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के आईएमपी के साथ। पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 हमने चालू कर दी आईएमपी की, बहुत जल्दी पूरे चैप्टर आने वाले हैं। तो आज हम 11 चैप्टर पढ़ते हैं। हमारा 3rd चैप्टर ही होगा, मतलब 3rd आईएमपी वीडियो होगी 2nd बुक से। तो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बात करें इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी से, तो अभी बहुत रिवाइज सिलेबस में से बहुत सारी चीज़ें हट चुकी हैं, कुछ नए टॉपिक आ चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं पिछले 10 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो जो क्वेश्चन पहले आए थे वो रिवाइज सिलेबस में मोस्टली हट चुके हैं। इसलिए इस हमारे जो चैप्टर है, ज़्यादा हमारे पास पुराने क्वेश्चन नहीं बचते हैं, नए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और जिन भी चैप्टरों में टॉपिक कम है तो उनकी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा अपने आप हो जाती है। तो इसलिए इसको थोड़ा आराम से समझिएगा और पूरा हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 मार्क क्वेश्चंस की, कि इसमें हमारे सामने क्या आते हैं। तो सबसे पहला हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि जब नेहरू जी हमारे पहले पीएम बने तो वो प्राइम मिनिस्टर के साथ और क्या थे। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी वही थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों हमारे स्टार्टिंग में नेहरू जी थे। इसका दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या हुआ जिसके बाद 1961 में हमारा नाम एस्टेब्लिश हो गया था। तो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, इसके बाद हमारा नॉन अलाइन्ड मूवमेंट एस्टेब्लिश हो गया था और हमारे नेहरू जी इसके को फाउंडर बन गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बैंडुंग कॉन्फ्रेंस, आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। इसका तीसरा क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज्यादा, मतलब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ लीजिए। विच 2 ऑब्जेक्टिव्स जवाहरलाल नेहरू विश टू अचीव थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 1 में भी आ सकता है। जहां पर भी नेहरू जी की और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात होगी तो आपको ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल याद रखनी है कि अब इन्हें 3 ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे। ये 3 आप याद रखो, बिल्कुल सेम टू सेम आपको लिखना है। पहला इनका ऑब्जेक्टिव आया था टू प्रिजर्व द हार्ड एंड सोवरेनिटी, जो इतनी मेहनत से हमें सोवरेनिटी मिली है उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है। इसके बाद टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हमें अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाकर रखना है। और तीसरा रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को एकदम तेजी से और आगे बढ़ाना है। ये तीनों बिल्कुल याद रख लीजिए, हार्ड एंड सोवरेनिटी बचाना है, प्रोटेक्ट प्रिजर्व करना है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड इंडिया नॉट साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। मतलब इंडिया ने एनपीटी, आपने बहुत सुना होगा इस ट्रीटी के बारे में, हमने पढ़ा था, ये इंडिया ने क्यों साइन नहीं करी। बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसमें ये था ट्रीटी में कि 1967 के पहले जिन कंट्रीज ने वो कर लिया है, अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिए, सिर्फ वही न्यूक्लियर पोजेस कर सकते हैं। बाकी सब कंट्री को बोल दिया गया था कि आपको न्यूक्लियर वेपन रखने का कोई अनुमति नहीं होगी, आप टेस्ट भी नहीं कर सकते। इंडिया ने कहा था ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, इसलिए इसने इंडिया को इसको बिल्कुल मना कर दिया था। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था। इंडिया कहना था वाह ये क्या बात हुई, मतलब कुल मिला के जो परमानेंट मेंबर्स है उनकी होशियारी चल रही थी अपनी कि वो न्यूक्लियर वेपन रख लेंगे और बाकी जितनी कंट्रियों को मना कर दिया जाएगा। जबकि फिर यहाँ पर इंडिया ने बोला ऐसा कोई ये नहीं होगा कि 1967 का हम टेस्ट नहीं कर सकते या फालतू बातें। इंडिया कहना था अगर कोई पीसफुल पर्पस के लिए बनाना चाहता है तो बनाएगा, और जरूरी भी है भाई। अगर बाकी कंट्रियों के पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास नहीं होंगे तो वो दबदबा नहीं दिखाने लगेंगे अपना। तो इंडिया ने इसका बहुत विरोध किया था। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ जाता है। इसके बाद द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया वाज इन मई, मतलब इंडिया में पहला जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था वो मई में कब हुआ था, तो मई 1974 में हुआ था। ईयर बिल्कुल याद रखिए, इट वाज इन मई 1974, हमारा पहला 1974 में हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। फिर आता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया है 1 मार्क्स में कई बार। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इजराइल। ये अभी नया क्वेश्चन, इजराइल आ गया है। देखिए हमारी अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो चाइना और इंडिया का रिलेशन ही बचता है जो हटाया नहीं गया है, बाकी सब हटा दिया गया और नए नए आ गए हैं। तो इजराइल और एक चाइना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इजराइल इसलिए क्योंकि इजराइल आजकल बहुत चर्चों में चलता है, तो इसका आना बहुत बनता है। और फिर रशिया और यूएस भी ऐड हुआ है, लेकिन वो बाकी चैप्टरों में भी है, तो बहुत चांसेस है कि उसके क्वेश्चन बाकी चैप्टरों से देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर से चाइना और इजराइल एक इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया ने इजराइल के साथ बायलैटरल पॉलिसी बहुत सारी साइन करी है। और अगर अभी की बात करें तो एक इंडिया बिल्कुल सेंट्रल वे में आ गया इजराइल की पॉलिसीज में, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, पॉलिटिक्स हो, कल्चर हो, हर जगह इंडिया और इजराइल का भी एक अच्छा रिलेशन देखने को मिलता है। इसके बाद 2 मार्क्स क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है, इन विच वे डिड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट सर्व इंडियाज इंटरेस्ट। नॉन अलाइनमेंट ने कैसे इंडिया को एक मतलब बेनिफिट दिया, आप बोल सकते हैं। इंडिया का इंटरेस्ट कहाँ था उसमें। सबसे पहला एक आता है कि इंडिया को इसने पावर दी खुद के डिसीजन लेने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर, हमने पहले ही पढ़ा है। जहाँ दुनिया कैंप ज्वाइन कर रही थी, इंडिया एक अकेले आवाज बन के सामने आ रहा था। तो एक ये प्रॉफिट होता है। इसके बाद दूसरा प्रॉफिट हुआ कि वर्ल्ड 2 पार्ट में दब गए थे, 2 कैंप में, उनको आपस में बैलेंस करने के लिए भी इसने इंडिया को बहुत ज्यादा मदद करी।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मेंशन एनी 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक इसका आता है, जहां पर मेनली बात करी गई है कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कहाँ करी गई है। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत तरीके से आता है। एक बार और एक ऐसे क्वेश्चन आया था, शायद हम ही लोगों को आया था, मैंने सैंपल पेपर में पढ़ा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कर ही लेते हैं। तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा यही कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसकी बात करते हैं। इसका एक क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स में आ सकता है आपको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है ये कहां पर दिया हुआ है। तो हमारा जो मेनली पीस एंड सिक्योरिटी वाला एरिया है ये आर्टिकल 51 में दिया हुआ है, तो ये आपको आना चाहिए। इसका अगर हम बात कर लेते हैं ऐसा क्या क्या हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में दिया है जो प्रमोशन ऑफ पीस बताता है, इंटरनेशनल पीस बताता है। तो एक हमारा आता है पहला, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया हुआ है। दूसरी चीज, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, हमें एक रिलेशन अच्छे रखने हैं, मतलब जस्ट रखना है तो एक सिंपल रिलेशन रखना है और ऑनरेबल रिस्पेक्टफुल वे में करना है। बिल्कुल सिंपल रिलेशन रखना है, किसी के साथ भी मनमुटाव फ्री का नहीं करना है। इसका फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, मतलब कुल मिलाकर शॉर्ट में समझाओ तो जितने भी इंटरनेशनल लॉ हैं, ट्रीटी हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना हमें बिल्कुल तरीके से, ताकि हम एक दूसरे के साथ यूनिटी बनाकर रख सकें। इसके बाद इंकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, मतलब कुल मिलाकर इंटरनेशनल जितनी भी डिस्प्यूट होती है उनको आराम से डिबेट कर डिस्कशन कर सेटल कर लिया जाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका थर्ड क्वेश्चन आता है, असेस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट टू द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। नॉन अलाइंड मूवमेंट का इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए क्या फायदा था जो अभी अभी आजाद हुई थी। तो यहाँ पर 4 फायदे आते हैं। सबसे पहला था कि अब उन्हें कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो कोई भी जरूरी नहीं था कैंप ज्वाइन करना, वो नॉन अलाइंड मूवमेंट में आ सकते थे। इसके बाद अपने इंटरनेशनल डिसीजन लेने की पावर उनको मिल रही थी और अपने इंटरेस्ट को देखने की बात मिल रही थी। ऐसा नहीं है कि 2 कैंपों के बीच में वो डिवाइड हो जाएंगे और दब जाएंगे, अपनी आवाज बन के सामने आ रहे थे। ये भी सुपर पावर को बैलेंस कर पा रहे थे, ये एक इनको हेल्प मिलती है। और दूसरा, जो इनकी सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस है, अभी अभी आजाद हुए हैं ये, तो अपनी सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस को थोड़ा सा प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये बहुत 4 फायदे हमारे सामने आते हैं। इसके 4 मार्क्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 मार्क्स क्वेश्चन में हमारा एक क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू इन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू का हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या योगदान रहा है, क्या रोल रहा है, आप बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आता है जो हमने पहले बात करी है, ही एडवोकेटेड एंड फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। उन्हें नॉन अलाइनमेंट को एडवोकेट किया, उसको प्रमोट किया, फॉलो किया। ही वॉज फर्म फॉर प्रिजर्विंग द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। वो सोवरेनिटी, इंडिया की सोवरेन जो पावर्स हैं उसको बचाना चाहते थे। सोवरेनिटी का सिंपल भाषा में अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो उसका मीनिंग होता है एक कंट्री को खुद के डिसीजन लेने की पावर होती है, कोई और की गुलाम नहीं होती है वो। तो इंडिया सोवरेन हुई थी बड़ी मेहनत के बाद, तो भाई वो सोवरेनिटी बचाना चाहते थे। फिर ही वांटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमने ये भी पढ़ा। और इसका उनका ये था कि वो कोई भी अलायंस ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। जो हमने पहले इसका आंसर पढ़ा था इनकी मेन ऑब्जेक्टिव्स का, वही यहाँ पर घुमा फिरा के आया हुआ है। बोर्ड में ऐसा ही होता है, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसे घुमा के भी मिल सकते कि आपको लगे मैंने कहीं पढ़े ही नहीं है, जबकि आपने वो कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। बोर्ड में हल्का सा घुमा के क्वेश्चन आते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, डिस्क्राइब एनी 4 इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया चाइना रिलेशन। सबसे पहला वही तिब्बत का आता है भाई, तिब्बत को जिसने इन्वेड किया उसके रिलेशन बिगड़ गए, तो तिब्बतियन कल्चर को उन लोग दबा रहे हैं। पंचशील अग्रीमेंट हमारा साइन हुआ था, हमने बाकी चैप्टर में पढ़ा है, वो इस चैप्टर का नहीं है, वो आ जाता है। फिर अक्साई चीन और जो हमारा NEFA मतलब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, हमारा जो एरिया है उस पर चाइना अपना क्लेम बताता है कि हमारे एरिया है ये। उसके बाद इंडिया ने बहुत बोला चाइना से कि अपन अच्छे से आराम से बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उनके लीडरों ने कोई इतनी इच्छा नहीं दिखाई। ये कुछ रीजन आते हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद डिस्क्राइब द वेरियस फेजेस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना। आप फेजेस में बताइए कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे कैसे अलग अलग समय पर चाइना के साथ रही है। तो टोटल 4 फेजेस में हमारी पॉलिसी आती है। एक आती है जब हमें आज़ादी मिली 1947 से लेकर 1959 तक, ये वो पूरा दलाई लामा वाला केस है, जब दलाई लामा का पूरा हुआ था फिर उन्होंने इंडिया में असाइलम ले लिया था, एक वो फेज आता है। फिर 1959 से 1962 का फेज आता है जहाँ पर दलाई लामा के असाइलम के बाद चाइना इंडिया के रिलेशन बिगड़ गए थे, फिर फाइनली सीनो इंडिया वॉर हुआ था। तो दूसरा फेज हमारा ये आता है। फिर तीसरा फेज आता है 1962 से लेकर 1988 तक, जब आपने पढ़ा होगा राजीव गांधी जी हमारे जब PM बने थे तो उन्होंने चाइना की एक विजिट करी थी, उसका चीज़ें सुधरना चालू हुई थी। इसके बाद 1988 से आता है प्रेजेंट का पूरा, जहाँ पर अब सब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होना चालू हुई, सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ रही हैं। इसके बाद
हमारा क्वेश्चन आता है, हाईलाइट द रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इन सेटिंग द नेशनल एजेंडा एंड एफ्रो एशियन यूनिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी सेटिंग द नेशनल एजेंडा के बारे में कि कैसे नेशनल एजेंडा हमने फॉर्म किया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1946 से लेकर 1964 तक पूरी पावर नेहरू जी के हाथ में थी। बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी रहे हैं। तो इंडिया की मेनली फॉरेन पॉलिसी को यही शेप करते थे। फिर 3 ऑब्जेक्टिव की हमने बात करी, इनने ऑब्जेक्टिव को इंप्लीमेंट किया था। इसका नॉन अलाइव मूवमेंट इनने इंप्लीमेंट किया था। तो ऐसे करके इन्हें नेशनल एजेंडा फॉर्म किया था पूरा। उसके बाद एफ्रो एशियन यूनिटी की बात करते हैं। तो मेनली जब भी हम एफ्रो एशियन की बात करते हैं तो उस समय के समय मेनली वही कंट्री आ रही थी जो उसी समय आज़ाद हुई थी, ठीक है। तो उन्हें इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन रखे थे बाकी पूरी एफ्रो एशियन कंट्रीज के साथ। इसके बाद इंडिया ने उनके साथ पूरी अच्छे से बात करी, सबकी प्रॉब्लम समझी, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने का काम किया। इसका ये एग्जांपल आता है कि मार्च 1947 मतलब जब 5 महीने में इंडिपेंडेंस के हुए तो जस्ट बाद इंडिया ने सबको मना लिया था कि एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। बड़ी बात होती है, एक आज़ाद कंट्री सारी कंट्री के साथ मिलकर एक कॉन्फ्रेंस कर रही है। फिर साथ ही साथ इसका जब इंडोनेशिया पर डच का एक हुकूमत चलती थी तो अपनी इंडिया एक पहली कंट्री में से जिसने बोला था कि यार इंडोनेशिया को भी आज़ाद होने की पूरी राइट्स और डच का वहां से हटाना पड़ेगा कॉलोनियल रिजाइम जो चल रहा है। और इसको हमारे इंडिया ने एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाया था जिसके बाद इनको फ्रीडम स्ट्रगल में बड़ी मदद मिली थी। तो ये इंडिया कहा था कि इंडिया ने हमेशा यूनिटी के लिए बिल्कुल काम किया है। इसका 6 मार्क्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी। पहले बुक में छोटा दिया हुआ था, अब ये बड़ा हो गया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी हो गया, इजराइल, चाइना, यूएस, रशिया, इनके रिलेशन हो गए, इन सब पर आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी न्यू टॉपिक्स पर, बिल्कुल वो आप देख लो एक बार। वहां पर आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, यहाँ मैं डिटेल में नहीं एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर न्यूक्लियर पॉलिसी का आपको बताऊं, सबसे पहले हमें मालूम है सीटीबीटी और एनपीटी को इंडिया ने बोला था कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे। इंडिया का कहना था एनपीटी बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल्कुल चीज़ सही नहीं, जैसा हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ इंडिया का कहना था कि इंडिया ने जो न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं वो पीसफुल पर्पसेस के लिए बनाए, और इंडिया ने बोला था कि कभी भी वो फर्स्ट यूज खुद नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं खुद ने सीधे न्यूक्लियर वेपन यूज कर लिए। फर्स्ट यूज इंडिया ने हमेशा मना किया। उसके बाद इंडिया ने जो पहला पोखरण में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो इंडिया ने किया था पीसफुल पर्पसेस के लिए, कि भाई हम सिर्फ एक पीस के लिए बना रहे हैं। एक्चुअली पीसफुल पर्पसेस से मीनिंग ये होता है कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे तो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है वो आप पर दबदबा रखेंगे। अगर आप न्यूक्लियर वेपन बना लोगे तो सामने वाली कंट्री भी थोड़ी चौंकने लगेगी आपसे, लेकिन आप कभी भी फर्स्ट यूज नहीं करोगे। तो इसको ऐसा वे आप बोल सकते हो पीसफुल पर्पस एक प्रकार से। बाकी और कोई इसका रियल पीसफुल पर्पस तो कभी न्यूक्लियर वेपन का रहा ही नहीं। उसके जब दूसरा इंडिया ने पोखरण में टेस्ट किया तो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए किया था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इंडिया ने हमेशा बोला नो फर्स्ट यूज। लेकिन अगर आप रिसेंट की बात करें जो नया टॉपिक ऐड हुआ तो उसमें बताया गया है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भैया बहुत हो गया वो समय नो फर्स्ट यूज का। अगर हमारे आजू बाजू वाले देश वालों ने होशियारी मारी, किसी ने नाटक किया, तो अब ये पॉलिसी चेंज भी हम कर सकते हैं। मतलब इनडायरेक्ट में पाकिस्तान चाइना को हम धमका रहे हैं कि अगर ज्यादा होशियारी मारी तो हम फर्स्ट यूज भी करने की दम रखते हैं। तो एक नई चीज हमारे सामने आई है। साथ ही साथ इंडिया हमेशा सीटीबीटी और एनपीटी को अपोज करती रहती है, और इंडिया कहना है अगर आप न्यूक्लियर वेपन पर बैन लगाना चाहते हो तो पूरी कंट्री का बैन लगाओ, मतलब पूरी अर्थ को आप न्यूक्लियर फ्री कर दो, तो हम भी कर देंगे अपने आप को, कभी मना नहीं करती इंडिया। इंडिया कहना है अगर आप आज ही बोलते हो कि पूरी कंट्री न्यूक्लियर वेपन बंद कर देगी बनाना, हम भी कर देंगे। लेकिन आप बोलो कुछ कंट्री बंद कर दे तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हुआ। इसके बाद इंडिया ने अपनी मेंबरशिप भी लेके रखी है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप मैंने पहले भी समझाया, अभी शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये ग्रुप बनाए जाते हैं जो ये देखते हैं कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो चीजें एक्सपोर्ट होती है उनको थोड़ा ही कम कर सके, क्योंकि ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तो फिर न्यूक्लियर वेपन बनते जाएंगे, जो एक सही चीज नहीं है। तो ये इसमें आता है। एक ही बस हमारा लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर ज्यादा नहीं है। ये कुछ लॉन्ग आंसर आपको आ सकते हैं जो आप हमें इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। हमारी पुरानी वीडियो देखिए टॉपिक्स वाली, कोई फ्री में वीडियो फिर 30 मिनट 40 मिनट की हो जाएगी। सबसे पहले इंडिया के चाइना, इजराइल, रशिया और यूएसए के साथ रिलेशन आपको देखना है। मैं आपसे बोलूंगा चाइना, इजराइल को तो बहुत अच्छे से देखिए। इसके बाद इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आप एक बार वीडियो देखिए और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो बस खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज थोड़ा सा मेरा गला बैठा है तो उसके लिए सॉरी। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा अगली वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय।